तो दोस्तों आज से हम लोग एक नई किताब एल्केमिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। भाग एक। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का झुटपुटा हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहां एक गूलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सके। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो न था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका अगला सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। पढ़ने में ज्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी। मानो कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ रखा था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को मेरी आदत सी हो गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई हैं कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उलट ही ठीक था, कि शायद वही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। और उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोंचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता था भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियां उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों को एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे बजाज की इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था गडरिये पढ़ना भी जानते हैं, पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश के अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरिश विजेता सी चमक। वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज्यादा सीखता हूं, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की, जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहरों के बारे में भी, जहां जहां वह रुका था। अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वह सब बताना उसे बहुत अलग भी लगा और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गडरिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब डाल रहा। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियां उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मूरी आंखें विस्मय और भय से भर गईं। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़के ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश यह दिन कभी न बीते।
कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे। केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। हुआ कि अब वह दर बदर घूमने के बजाय एक ही जगह टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गड़रिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन कतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने को कहा। और अब केवल 4 दिन ही बचे थे, वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या, और भी बहुत से गड़रिये ऊन बेचने आते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं और कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूं, मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गड़रिये भी जहाजियों और घुमंतू फेरी वालों की तरह ही होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहां पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन की बेलाग खुशियों को, बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चारागाहें ढूंढता रहूंगा, ये मेरी मित्र बनी रहेंगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। सारे दिन एक जैसे, सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूं तो ये कितना समझ पाती है। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश हैं। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई एतराज नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। अगर आज मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगूं तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती हैं, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, क्योंकि मैं इनका पोषण करता हूं। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत का निवास है। तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा और शायद तभी उसे संगी साथी भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ जाएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरे स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह उस भोर की सर्दी को झेल पाया था। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहां के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे साधे गड़रिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह ही कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरे हैं। वे आते तो किसी नई चीज की तलाश में हैं, मगर जब वापस जाते हैं तो वो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूं जहां वे रहते हैं,
लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूं और यह भी देखना चाहता हूं कि वे कैसे रहते हैं। लड़का बोला, जो लोग यहाँ आए वे धनी थे। घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे, मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए। पिता ने लड़के को समझाया। अब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता हूं। पर चलो, अब तुम इनसे कुछ भेड़ें खरीद लो और निकल पड़ो चारागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन न कर पाई। तो दोस्तों, इससे आगे मिलता हूं आपसे अगले भाग में। कहानी पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इस बात का विश्वास रखिए। मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में।